हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में, और इससे रिलेटेड केस लॉज भी देखे थे, अच्छे तरीके से समझे थे। इससे रिलेटेड आज हम लोग एक और केस लॉज देखेंगे, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से रिलेटेड। इस केस में होता है, द केस वॉज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट 1953 का केस है। बेसिकली इस केस में क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब कंप्लीट माना जाएगा। जब कि प्रोडक्ट को अगर सेल्स में लगे हुए हैं और उनको उठाते हैं और देखते हैं, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा या हम उस प्रोडक्ट या आइटम के लिए पे करते हैं। क्वेश्चन ये अराइज हुआ। मीन्स अब हम यहाँ पे इस इमेज से समझने की कोशिश करेंगे। इफ दिस पर्सन इज अ शॉपकीपर एंड दिस इज अ लेडी ए। अगर ये लेडी इसके दुकान पे शॉप पे आती है और ये कहती है कि हमें आपसे सामान चाहिए, हमें सामान चाहिए। अब इसने क्या किया था, शॉपकीपर ने इनविटेशन ऑफ एन ऑफर दिया था, क्योंकि उसने रैक में सामान लगाया है। लेडी आती है, सामान देखती है और सेल से एक बॉटल उठाती है अपने हाथ में। इसने हाथ में एक बॉटल उठा रखा है, ठीक है, लेडी ने। तो क्या इस सेल से केवल बॉटल उठाना ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या जब तक ये बॉटल उठाएगी, चेक करेगी, फिर पेमेंट करेगी अगर इसे ये बॉटल चाहिए, तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन अराइज हुआ। द कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड दैट डिफेंडेंट वाज नॉट इन अ ब्रीच ऑफ एक्ट। ये लेडी उठाई बॉटल और ये कहती है कि ये चेक करती है और फिर इसने परचेज नहीं किया। परचेज जो भी बॉटल में फॉर एग्जांपल मिल्क रहा हो या समथिंग ऑयल रहा हो, इसने परचेज नहीं किया। और ये तब ये शॉपकीपर ने कहा कि आपने बॉटल उठाया और आपने कंप्लीट किया कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये इसको डिफेंडेंट बनाता है, इस लेडी को, और खुद प्लेंटिव बनता है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कोर्ट कहती है यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तब तक एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन पेमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ द फार्मिस्ट। जब तक कि पेमेंट नहीं होता, कहता है कोर्ट, द डिस्प्ले ऑफ द गुड्स ऑन द सेल्स वर नॉट एन ऑफर। केवल डिस्प्ले लगा देना गुड्स का अपने सेल्स से ये ऑफर नहीं होता। हमने आपको पहले भी बता रखा है, दिस इज एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। ये इन्विटेशन है, ये ऑफर नहीं होता कि हमने डिस्प्ले लगाया है। ऑफर कौन देता है? वो पर्सन जो उस गुड्स को परचेस करना चाहता है, वो ऑफर होता है। Rather, the proper construction was that the customer made an offer to the cashier upon arriving at the till, which was accepted when payment was taken. The customer would have been free to return any item to the sales before the payment had been made. ऑफर का एक्सेप्टेंस देखिए कब माना जा रहा है। इस केस में हम ध्यान देंगे कि ऑफर का एक्सेप्टेंस तब माना जा रहा है जब ये शॉपकीपर या कैशियर कोई भी हो, जो भी इसका, या तो ये है पर्सन शॉपकीपर या तो फिर इसका एजेंट जो भी शॉप में अवेलेबल हो, वो जब तक कैश एक्सेप्ट ना करे, पेमेंट एक्सेप्ट ना करे ए के द्वारा यानी जो भी उसके वहां पे ग्राहक आए हैं, जो भी कस्टमर आए हैं, उनके द्वारा जब तक कि पेमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। केवल मात्र गुड्स को उठा करके सेल से देख लेना, ये किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस लेडी ने केवल ऑफर दिया है गुड्स उठा करके। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर किसके तरफ से था? शॉपकीपर के तरफ से था। लेडी ने केवल ऑफर दिया है, एक्सेप्ट करेगा शॉपकीपर किस तरीके से? जब ये पेमेंट रिसीव करेगा। किसके द्वारा? इस लेडी के द्वारा, ए के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक और केस बनाते हैं। अब आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इफ ए एक कस्टमर है
एस शॉपकीपर है, ये इससे उठाता है सेल से एक सामान और कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए। ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए। फिर ए पेमेंट भी करता है, लेकिन ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल गूगल पे से अगर वो पे कर रहा है या कोई भी यूपीआई मेथड से वो पेमेंट करता है, ट्रांजैक्शन अटक जाता है, पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? क्या इसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा एस के द्वारा? प्लीज हमें जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? ये हम पहले देख चुके हैं, 2A में प्रपोजल था, 2B हमें देखना है, सेक्शन 2B, which is talking about when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted क्या बन जाता है? जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, जब प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है। कह रहा है जब कोई भी व्यक्ति जिसे प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल को लेकर के अपना एसेंट जाहिर करता है कि हाँ हम इस प्रपोजल को लेना चाह रहे हैं। इस ए ने प्रपोजल दिया बी को कि मेरे पास ये मोबाइल फोन है और आप इसे लेंगे। बी कहता है हाँ ठीक है, मेरे पास इतने पैसे हैं और आप इसे दे दीजिए। तो क्या किया इसने? एक्सेप्टेंस किया प्रपोजल का, तो ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। और जब एक्सेप्टेंस, जिस क्षण एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ उसी समय यहाँ क्या बन जा रहा है? प्रॉमिस बन जाता है। जिस पॉइंट ऑफ मोमेंट एक्सेप्टेंस किया गया किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया गया, उसी पॉइंट पे तुरंत प्रॉमिस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। 2C में देखेंगे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। कौन होता है प्रॉमिसर और कौन होता है प्रॉमिसी? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। वो व्यक्ति जो प्रपोजल बना रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रॉमिसर कहेंगे। और वो व्यक्ति जिसके द्वारा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा रहा है वो है प्रॉमिसी। अब इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, या हम इसे ही ए और बी मान लेते हैं, इसको इमेजिन करके चलिए, इस मोटू और पतलू को, ठीक है। तो ये जो ए है ये बोलता है, या बी बोलता है क्योंकि इसके पास मोबाइल है, ये बी बोलता है कि मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है और मैं इसे बेचना चाहता हूं इन ₹10,000। बी ने ए को प्रपोजल दिया, तो ये क्या बन गया, या ये क्या कहा जाएगा इसको? बी को, जिसने प्रपोजल दिया। जो प्रपोजल देता है उस पर्सन को यानी बी को कहा जाएगा प्रॉमिसर। अब ए ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया एज इट इज, जैसा ही इसने प्रपोजल दिया था वैसा ही प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। ए बन जाएगा प्रॉमिसी। वो ए बोलता है ठीक है, मैं आपका सैमसंग का मोबाइल लेना चाहता हूं, कितने में? 10K में ही। तो क्या बन गया? प्रॉमिसी। तो इसका याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे बच्चों को, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, क्योंकि आगे चल के यही यूज होने वाला है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। जो प्रपोजल देगा, दे रहा है तो प्रॉमिसर, ले रहा है तो प्रॉमिसी, एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रॉमिसी। एक्सेप्ट कर रहा है, इसे लिख लीजिए या इस पीडीएफ को अच्छे से रट लीजिए। जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी, जो प्रपोजल को देता है वो प्रॉमिसर। प्रपोजल देने वाला प्रॉमिसर, ठीक है। ये ही कॉन्सेप्ट हर में चलेगा, हर जितने भी अभी इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे डोनर, डोनी, एक्सेट्रा वगैरह, सब में यही चलेगा। सेम, जो देगा वो
प्रोमिसर, जो लेगा वो प्रोमिसी। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 2B और 2C के साथ हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 3, क्योंकि इसके आगे भी है सेक्शन 2C 2D और JH तक में भी। आगे देखते हैं सेक्शन 3 क्या बात करता है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है प्रपोजल का, लेकिन इसमें हम तीनों को देखेंगे कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का, किसके, प्रपोजल के। आगे हम लोग देखेंगे, रिवोकेशन तो बाद में अभी देखेंगे, फिलहाल एक्सेप्टेंस देखना है हमें यहाँ पे। कह रहा है सेक्शन 3, the communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, by which has the effect of कम्युनिकेटिंग इट। देखिए, इसके वर्ड्स को बहुत ध्यान से हम लोग को देखना है, बहुत ध्यान से। पहले हम बता चुके हैं प्रपोजल का कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक प्रपोजल कंप्लीट नहीं माना जाता। उसी तरह एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल सेम उसी मैनर में जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल होता है, जब तक कि सामने वाले के नॉलेज में नहीं आता है कि उसने एक्सेप्ट किया है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा चीजें अच्छे से। एग्जाम्पल है हमारा केस लॉस, पेटेंट एक्ट। ठीक है, यहां है ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे 1877 का केस है, लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क केस है। ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे 1877, इस केस में क्या हुआ था, ये देखिए, ये है वो रेलवे कंपनी, ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ये है फोटो में। फैक्ट इसका देखेंगे, द कंप्लेनेंट ब्रॉगडेन वर सप्लायर ऑफ द कोल टू द डिफेंडेंट। यहां डिफेंडेंट ये रेलवे कंपनी है। ठीक है, तो जो ब्रॉगडेन था वो पर्सन, वो कोल सप्लाई किया करता था इस रेलवे कंपनी में। आपको पता है उस समय कोल से चलती थी रेलवेज, तो वो कोल सप्लाई किया करता था। दे कंप्लीटेड बिजनेस डीलिंग द कोल फ्रिक्वेंटली फॉर द नंबर्स ऑफ ईयर्स, बहुत समय से दे रहा था वो, ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं था इस रेलवे कंपनी और ब्रॉगडेन के बीच में, बस कोल का सप्लाई दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से हो रहा था, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से, कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में नहीं था। हाउएवर, बाद में पार्टी डिसाइड करती है क्यों ना हम लोग एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जिसमें सब कुछ लिख लेंगे कि हमारी डीलिंग के बारे में, कैसे होती है, क्या होती है, कब तक होगी, कितने में होगी, सब कुछ का एक कॉन्ट्रैक्ट चलो हम लोग बनाते हैं। दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया। द मेट्रोपॉलिटन रेलवे मेड अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड दिस टू ब्रॉगडेन टू रिव्यू। रेलवे कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट अपना डिजाइन करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, और फिर इसे दे देती है ब्रॉगडेन को, उस पर्सन को, ये ब्रॉगडेन है, ठीक है, इस पर्सन को दे देती है कि भाई अपना रिव्यू दे दीजिएगा, जो भी इसमें ऐड अमेंड करना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, द कंप्लेनेंट मेड सम माइनर अमेंडमेंट्स टू दिस ड्राफ्ट एंड फिल्ड इन सम ब्लैंक दैट वर लेफ्ट। अब इसने, ब्रॉगडेन ने क्या किया, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी बन के आया था, कुछ अमेंडमेंट किया इसमें, और कुछ गैप भी छोड़ा बाद में भरने के लिए, कुछ गैप्स फिलिंग्स छोड़ दिए कि बाद में हम भरेंगे इसे। बाद में ही सेंड दिस अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट बैक टू द डिफेंडेंट, और वो भेज देता है वापस, filed this document, but they never communicated their acceptance for this amended contract to the complainant. लेकिन मेट्रोपॉलिटन जो रेलवे था उसने कभी भी अपना कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया किस चीज को लेकर के, ये जो अमेंडमेंट किया था इसमें जो भी अमेंडमेंट किया था बाद में इसने, उसमें उसको लेकर के
वो रेलवे कंपनी ने कोई भी अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया कि हाँ इसके बारे में हम आपका चीजें एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, कुछ नहीं बोला। और उन लोग की लेकिन बिजनेस डीलिंग कंटिन्यू थी, बिजनेस चल रहा था दोनों का साथ में। बाद में कोई भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है कुछ समय बाद, ब्रॉकडेन और रेलवे कंपनी के बीच में। डिसीजन क्या आता है कोर्ट के द्वारा इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन कोर्ट ने क्या दिया। तो इस कोर्ट ने डिसीजन ये दिया, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स held that there was a valid contract between the supplier Brogden and the Metropolitan Railway. The prices agreed in the draft contract were paid and coal was delivered. Although there had been no communication of acceptance, performing the contract without any objection was enough. देखिए ये लैंडमार्क केस क्यों बन जाता है, जब इस रेलवे कंपनी ने और इस ब्रॉकडेन ने दोनों ने ही डिसाइड किया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने बनाया, कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने बनाया। इस रेलवे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बना करके इस ब्रॉकडेन को दिया कि भाई लीजिए जो भी अमेंडमेंट करना है अमेंडमेंट कीजिए। इस ब्रॉकडेन ने अमेंडमेंट भी किया, लेकिन रेलवे कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसके एक्सेप्टेंस का। लेकिन जिस भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिखा था उसी तरीके से इन लोगों का बिजनेस चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, साइन नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से चल रहा था, बिजनेस उसी तरीके से चल रहा था जिस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। ये ब्रॉकडेन कहता है, बाद में डिस्प्यूट जब अराइज होता है तो इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किया ही नहीं कभी, क्योंकि इन्होंने कभी साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट के पेजेस को हमें दिया ही नहीं, उसे इन्फोर्स कराया ही नहीं गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था हम दोनों के बीच में। तो कोर्ट यहाँ ये कहती है कि नहीं, आपका एक्ट था इस तरह से कि आप दोनों ने एक दूसरे के चीजों को एक्सेप्ट किया और लंबे समय से आप लोग बिजनेस में भी थे, कंटिन्यू था इन लोग की बिजनेस डीलिंग। तो इसलिए जो भी अमेंडमेंट भी किया गया था उसको भी माना भी गया था सामने वाले पार्टी के साथ, भले ही एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस वगैरह में तो हमें इस केस का रेफरेंस देख करके आंसर लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ओके, नेक्स्ट इसमें केस और है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस ये भी लैंडमार्क केस है 1862 का। 1862 में इस केस में क्या हुआ था, ध्यान देंगे इस पर। दिस केस स्टेब्लिश द रूल दैट साइलेंस, देखिए इस केस से एक रूल स्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे, साइलेंस, केवल साइलेंस कांट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। केवल साइलेंस नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस। हम चुप हैं किसी बात को लेकर के तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। चुप के साथ साथ ऐसा एक्ट भी होना चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम चुप है लेकिन अगर एक्ट कर रहे हैं वैसा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ऊपर वाले केस में, इस रेलवे कंपनी वाले केस में, मेट्रोपॉलिटन रेलवे केस में, तो इसमें वो दोनों चुप थे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, लेकिन उन लोगों का परफॉर्मेंस हो रहा था, एक्ट वैसा था जैसे कि एक्सेप्ट कर लिया गया हो। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक्ट वैसा नहीं होता और सामने वाला भी चुप रहता है। The case involves a family dispute over the sale of the horse, and Court of Common Pleas ruled that there was no contract between the nephew and the uncle. इस केस में हुआ ये था कि एक पॉल फेल्ट हाउस ऑफर्ड टू बाय अ हॉर्स फ्रॉम हिज नेफ्यू। ये जो चाचा जी थे ये कहते हैं, ऑफर देते हैं किसको, अपने नेफ्यू को, कि मैं तुम्हारे पास से एक घोड़ा खरीदना चाहता हूं, कितने पाउंड्स में, 30 पाउंड्स में। एंड स्टेटेड दैट इफ ही डिडंट हियर बैक, अगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया, नेफ्यू से ये लेटर में लिख के देते हैं
कि अगर मैं तुम्हारा ये हॉर्स खरीदना चाहता हूँ, पहले तो इतने पाउंड्स में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी रिप्लाई नहीं आता है रिलेटेड टू हॉर्स, तो मैं ये समझूंगा कि तुमने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तुमने मुझे अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तुम मुझे अपना हॉर्स बेचना चाहते हो। बाद में क्या होता है, किसी भी तरीके से इसके नेफ्यू के पास ये लेटर नहीं पहुंचता है, नेफ्यू के पास ये लेटर ही नहीं पहुंचता है, वो अपने हॉर्स को किसी और को बेच देता है, जो हॉर्स रहता है उसको किसी और को नेफ्यू बेच देता है। जब इस हॉर्स को किसी और को बेच दिया जाता है, पर्सन एक्स को बेच दिया जाता है, तो चाचा जी भाई कोर्ट जाते हैं, चाचा जी सी से दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नेफ्यू एन, सी जाता है कोर्ट में, चाचा जी जाते हैं कोर्ट में, कहते हैं कि इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैंने इससे लेटर में लिखा था कि अगर मुझे तुम्हारा ये हॉर्स चाहिए, और कितने में चाहिए, 30 पाउंड्स में चाहिए था, और ये भी लिखा था अगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने एक्सेप्ट किया है मेरा ऑफर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ ब्रीच हुआ और इसने अपने हॉर्स को बेच दिया। अब यहाँ क्या होता है, कोर्ट कहती है द कोर्ट रूल दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं चाचा और भतीजे के बीच में, क्योंकि यहाँ कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ ऑफर का। ऑफर का पहले तो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ था उसके पास तक, और अगर कम्युनिकेट भी हो गया हो ऑफर, तो उसने कोई भी हाँ या ना नहीं कहा, ना ही ऐसा कोई एक्ट किया, उल्टा उसने उठा करके घोड़े को बेच दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट साइलेंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर कोई व्यक्ति चुप है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड दैट एन ऑफरर कांट इम्पोज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन द ऑफरी, और जो ऑफरर है इस बात का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता ऑफरी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ही सोचिए, ये आप हैं ए, और ये आपका घर है भाई, अपने घर में आप बैठे हुए हैं, अचानक आपके घर में बी ने एक लेटर भेजा कि भाई हम तुम्हारा ये जो घर है ना, ये हम खरीदना चाहते हैं, और कितने में, मात्र 10 रुपए में, और अगर तुम्हारा कोई ना हाँ या ना एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो है मेरा घर हो गया और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये लेटर भेजता है बी ए को, और ये कहता है अगर तुमने अपना घर से रिलेटेड कोई भी हाँ या ना में रिप्लाई नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। क्या इस तरह की चीजें कॉन्ट्रैक्ट बन सकती हैं? ना, ये अगर ये रिप्लाई नहीं देगा, ऑब्वियसली हम किसी को क्यों रिप्लाई देंगे, हम किसी को क्यों रिप्लाई देंगे? अरे अपने घर की बात छोड़िए आप, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग ही है या ताजमहल ही है, ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। अब हम स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, भाई हम आपका ताजमहल खरीदेंगे कुछ 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख, और आप हमें इस घर को बेच दीजिए, आप हमें इस घर को बेच दीजिए, या ताजमहल को हमें बेच दीजिए, ठीक है, ताजमहल को हमें बेच दीजिए, और अगर आपने कोई हाँ या ना नहीं भेजा हमें, तो हम ये समझेंगे कि ताजमहल अब मेरा। तो इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं आता है किसी पर्सन पे, अगर इस तरह के ऑफर या एक्सेप्टेंस माना जाता, इस तरह का कोई भी एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाता है। ओके, तो इतने एग्जांपल्स काफी होंगे इसको समझने के लिए कि किस तरह से एक्सेप्टेंस माना जाएगा और किस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ साइलेंस के देखिए 2 केसेस हम लोगों ने पढ़ा। एक साइलेंस का केस हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को लेके चुप रहते हैं, लेकिन दोनों का एक्ट इस तरह से रहता है कि जैसे वो लोग चाह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना। उनका एक्ट इस तरह से रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है ब्रॉकडाउन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे में। लेकिन यहाँ पे ना तो उनका एक्ट है,
ना ही एक्सेप्टेंस हुआ है, दोनों का ही एब्सेंस है। जब दोनों चीजों का एब्सेंस है तो ये माना जाएगा कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, एक केस है पॉवेल वर्सेस ली का केस। पॉवेल वर्सेस ली के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 1908 का केस है। जितने भी केसेस हैं वो सारे लैंडमार्क्स हैं। ठीक है, हम पहले भी बोल चुके हैं। मिस्टर पॉवेल इज अ प्लेंटिफ। मिस्टर पॉवेल एक प्लेंटिफ है। इसमें होता क्या है, मैं पहले ऐसे बता देते हैं आपको। एक पॉवेल जी रहते हैं, पीड़ित व्यक्ति। यहाँ पे इंटरव्यूअर्स रहते हैं। एक भी कोई स्कूल का इंटरव्यू हो रहा रहता है, स्कूल है एस, इंटरव्यू हो रहा होता है और ये जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में। इंटरव्यू हो जाता है और ये अपना बाहर बैठ के इंतजार ही कर रहे होते हैं डिसीजन का। तो इसके इन लोग इंटरव्यूअर्स के बीच में भाई कोई भी इनका एक एजेंट रहता है वहां पे। इंटरव्यूअर्स के बीच में कोई एक एजेंट ये अपना भेजे रखे रहते हैं। कोई भी मान लो बी एक एजेंट को अपना भेजे रखे रहते हैं। ये जाता है इंटरव्यूअर की बात सुन लेता है, या अगर नहीं भी भेजे हैं ये सुन लेता है और आके इनको बताता है कि भाई ए आपको इंटरव्यूअर्स जो हैं स्कूल के वो एज ए हेड मास्टर अपॉइंट करने वाले हैं, आपका हो गया है सिलेक्शन। अब ये भाई बहुत खुश ए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे। बाद में डिसीजन चेंज हो जाता है इंटरव्यूअर्स का और ये कहते हैं कि नहीं सिलेक्शन आपका नहीं हुआ। अब इन्हें आ जाती है गुस्सा। ये भाई इतना टाइम अपना लगाए रहते हैं, इतनी खुशी पार्टी वार्टी भी दे चुके रहते हैं। अब किसी को भी गुस्सा आएगा कि भाई अभी तक तो हो गया था सिलेक्शन, अब कह रहे नहीं होता। अब जाते हैं ये कोर्ट कि इन्होंने कहा था मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ये कोर्ट जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है ये हम पढ़ के देखेंगे। इसमें एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं केस स्टडी। मिस्टर पॉवेल इज द प्लेंटिफ। ए पॉवेल है। He was actually one of the candidates appeared to be in the position of headmaster of the school. ये जाते हैं, अब कैंडिडेट रहते हैं, इनको अपीयर होना रहता है कि ये हेडमास्टर बनना चाहते हैं इस स्कूल के। क्या होता है, द मैनेजर एट दैट टाइम रेफर्ड हिज कैंडिडेचर टू द appointing authority, and the appointing authority in return released a resolution which sort of appointing him to the said position. There was no formal acceptance directly to him. किसी भी तरह का फॉर्मली एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। क्या हुआ था, किसी एक बोर्ड मेंबर ने सुना था, heard the discussion from the distance in which the other board members were discussing that they would finally appoint him. वो सुना और आके ये बोलता है कि वो लोग आपको अपॉइंट करने वाले हैं हेडमास्टर की पोजीशन पर। ही देन प्रोसीडेड टू इन्फॉर्म पॉवेल ऑफ द सेम। वो प्रोसीड कर देता है पॉवेल तक। आफ्टर गेटिंग द इंटीमेशन पॉवेल वाज क्वाइट हैप्पी दैट ही वाज बीइंग अपॉइंटेड एज द हेडमास्टर। लेटर members of board cancelled his appointment of the headmaster. Because of this decision Powell went on to file a suit for the breach of contract against the managers. तो वो जाता है, इसका कैंसिल हो जाता है। अब उसे गुस्सा आता है, वो हेडमास्टर के पोजीशन पे उसको जाना रहता है, तो वो कोर्ट जाता है। फिर क्या होता है, कोर्ट यहाँ पे फाइनली रूल दैट इन फैक्ट, इस फैक्ट के हिसाब से कोर्ट बताती है नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ किसी भी तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था एंड द एक्सेप्टेंस वाज नेवर फॉर्मली कन्वेड टू द पॉवेल। किसी भी तरह से कोई भी एक्सेप्टेंस फॉर्मल तरीके से नहीं आया था पॉवेल तक। And because of this he doesn't have any defense against the manager's decision of not appointing him to the post of headmaster. क्यों? क्योंकि फॉर्मल डिसीजन ही नहीं आया था उसके पास तक, तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे माना जाएगा? फॉर्मल डिसीजन होना जरूरी है किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए। द कोर्ट नोटेड दैट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कोर्ट ये नोट करती है कि कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए देयर हैज टू बी सम ऑथराइज्ड पर्सन हु कन्वे द सेम टू द प्लेंटिफ। कोई एक ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए जो कन्वे करे, जैसा
वैसा ही जैसे उसको ऑथराइज अथॉरिटी ने बताया है, इन एब्सेंस ऑफ दिस देयर कांट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। Hence, the court noted that a contract was never formed in this case. कोर्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बैंक में ही जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा लोन आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हमको लोन चाहिए कुछ पैसों का। अब ये बैंक वाले आपस में कहते हैं ठीक है, हम मीटिंग करके आपको बताते हैं। बीच में मीटिंग अगर इन लोग की हो रही होती है, एक मेंबर उठ के आता है और ये कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा अब लोन एक्सेप्ट हो ही गया है, हो ही जाएगा, हो ही गया है लोन एक्सेप्टेंस। बाद में जब फाइनल मीटिंग कंप्लीट होती है तो लोग बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, आपका लोन एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये जो बीच में उठ के आया था, ये ना ही इन लोगों का मैसेज कन्वे किया, क्योंकि इन लोगों ने तो इससे कहा नहीं था कि आप जाके मैसेज कन्वे करिए। इसने आगे अपना केवल राय बताया कि हाँ हो गया है, हो सकता भी है। तो ये केवल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि ऑथराइज अथॉरिटीज के बारे में नहीं आके बताएंगी, तब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा तब तक कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर्म नहीं होता है किसी के भी ऊपर। ओके, तो हम लोगों ने इसमें 3-4 केस लॉज देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि साइलेंस के ऊपर डील कर रहा है कि कौन किसी मैटर को किस तक पहुंचाएगा, कौन से केस में साइलेंस जो है वो माना जाएगा कि हाँ एक्सेप्टेंस था, जैसे कि ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे में हम लोगों ने देखा। और इस केस में साइलेंस को नहीं माना गया एक्सेप्टेंस, बिकॉज इसमें एक्ट का भी एब्सेंस था। क्योंकि अगर आप साइलेंस हैं तो ऐसा एक्ट भी होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केवल एक्सेप्टेंस जो होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो तभी होगा जब सामने वाला जो अथॉराइज अथॉरिटी है वो अथॉराइज अथॉरिटी ही कन्वे करे किसी मैसेज को, जो कि पावेल वर्सेस ली का केस में हम लोग देखे थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है और कहता है कि नहीं भाई, केवल स्कूल का हेडमास्टर के लिए जो एप्लीकेशन लेके गए थे आप, और जो भी आपने इंटरव्यू दिया है, और अगर उसके बारे में आकर के आपको वहां कोई सर्वेंट बता रहा है, कोई भी पर्सन बता रहा है जो कि ऑथराइज अथॉरिटी में नहीं है, तो फिर ये नहीं माना जाएगा किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सेक्शन 3 के साथ हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 7 भी। सेक्शन 7 कह रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस जो भी होगा वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, सेक्शन 7 कह रहा है। अब एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, किस नेचर का एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए, किस नेचर की एब्सोल्यूटनेस। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, अगर किसी प्रपोजल को कन्वर्ट करना है प्रॉमिस में, तो जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में। क्या कह रहा है, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। If the proposal prescribed a manner in which it is to be accepted and acceptance is not made in such manner, the proposer may, within the reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accept the acceptance. कह रहा है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें, पहले हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं इससे रिलेटेड, फिर इसके वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है सेक्शन। जैसे ये ए पर्सन है, ये एक प्रपोजल रखता है बी को, और कैसे प्रपोजल रखता है, किस तरह से रखता है कि मैं एक कोई भी प्लॉट आपको बेचना चाह रहा हूं कुछ रुपीज में, कुछ भी रुपीज, मान लीजिए कि 10 लाख रुपीज है, इसमें आपको बेचना चाह रहा हूँ एक्स प्लॉट को, और अगर आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये भी लिखा हुआ है इसमें,
अगर आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमें ईमेल करिएगा, आप हमें ईमेल ही करिएगा, नॉट व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप नहीं करिएगा या कॉल पे मत करिएगा, आप हमें ईमेल ही करिएगा, जिस मैनर में कहा गया है उसी मैनर में करिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफर को एब्सोल्युटली। ए जो है वो कहता है कि इसी मैनर में करना है, ईमेल के मैनर में करना है एक्सेप्ट। बी क्या करता है, उसे व्हाट्सएप कर देता है, बी उसे व्हाट्सएप कर देता है। तो इस तरह का अगर एक्सेप्टेंस होगा तो ये इंग्लिश लॉ में ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। लेकिन इंडिया में भाई फिर से इसको इस पे लेके कोई ऐसा रूडनेस नहीं दिखाया जाता कि ठीक है अगर आप व्हाट्सएप भी कर दिए हैं तो प्लीज आप ईमेल भी कर दीजिए। मान लो ये ऐसा बात बोल दिया, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इस प्लॉट को, एक्स प्लॉट को 10 लाख रुपीज में आपको बेचना चाहते हैं, तो इसको इसी मैनर में इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसी मैनर में जिस मैनर में इसको ने दिया है। मतलब इसी प्लॉट की बात होगी, एक्स प्लॉट की ही बात होगी, कितने में, 10 लाख में ही उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा और पूरी तरह से करना होगा, पूरी तरह से करना होगा। इसका अगर एक और एग्जांपल देखें तो ये कहता है ए कि भाई मेरे पास 2 हॉर्स हैं, 2 घोड़े हैं, एक ब्लैक है एंड एक व्हाइट हॉर्स है, 2 हॉर्स है मेरे पास, ठीक है, दोनों हॉर्स हैं। अब मैं आपको इनको बेचना चाहता हूँ, किनको, बी को। मैं इनको बेचना चाहता हूँ कुछ रुपए में, मान लो 10,000 में, ठीक है, 10K में आपको बेचना चाहता हूँ। बी कहता है, बी को कैसे एक्सेप्ट करना था, उसी मैनर में जिस मैनर में ए ने भेजा, जिस मैनर में ए ने बोला कि ब्लैक हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स है, 10,000 में। बी कहता है अगर कि नहीं मुझे व्हाइट हॉर्स नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक हॉर्स ही चाहिए, मुझे ब्लैक हॉर्स ही चाहिए, वो भी 5K में। अगर ये कह देता है बी तो इसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, बी को एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस मैनर में ए ने भेजा था, जिस मैनर में ए ने भेजा था। और रीजनेबल टाइम, अगर ए कहता है कि भाई मुझे शाम तक आंसर चाहिए आपका, आंसर चाहिए आपका और शाम तक हमें जवाब दे दीजिए, बी अगले दिन जवाब देता है कि हाँ ठीक है मैं 10,000 में ब्लैक हॉर्स व्हाइट हॉर्स एक्सेप्ट करता हूं, तो रीजनेबल टाइम था नहीं, फिर ये एब्सोल्यूट नहीं हो पाया एक्सेप्टेंस। रीजनेबल टाइम में भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर और उसी मैनर में होना चाहिए जिस मैनर में ए ने कहा है, ठीक है। जैसे ये अगर हम अब इसको ब्रेक करें, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, जिस मैनर में प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। if proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, और acceptance उस मैनर में नहीं किया गया, the proposer may within a reasonable time, प्रपोजर चाहे, प्रपोजर कौन, ए, ये प्रपोजर और ये प्रपोजी, ठीक है, जो प्रपोज करता है उसे प्रपोजर कहते हैं, जिसके लिए प्रपोज हो रहा है उसको प्रपोजी कहते हैं। तो प्रपोजर चाहे तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस के बाद भी कम्युनिकेट टू हिम इंसिस्ट दैट प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो ए कहेगा कि नहीं इस मैनर में हमको नहीं, आपको नहीं करना है, आपको उसी मैनर में करना है जैसे मैं कह रहा हूं। कब, रीजनेबल टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम, समय नहीं निकलना चाहिए, उस समय रहते ए को बोलना होगा कि नहीं आपको उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है जिस मैनर में मैं कह रहा हूं, ठीक है। इफ ही फेल्स टू डू ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। ओके, समझ में आ गया होगा सेक्शन 7B के साथ साथ आपको, ठीक है। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 21 रुपए का है। और अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।